नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे जो इस वक्त किसान आंदोलन का सबसे मुख्य मुद्दा हो चुका है। जिस तरीके से किसान आंदोलन पिछले लगभग 1.5 साल से चल रहा था, जो पहली मांग थी कि तीनों कृषि कानून जो सरकार द्वारा लागू किए गए उन्हें वापस लिया जाए, लेकिन अब जो कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद में जो मांग बची है वो यही बची है। जो मेन मांग है वो यही है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। आज इस वीडियो में आपको एमएसपी का पूरा पेज समझाएंगे कि एमएसपी क्या होती है, कैसे ये तय की जाती है, कौन ये तय करता है, साथ ही साथ अन्य देशों में इसके क्या कानून है, क्या प्रावधान है, और इस देश के अंदर एमएसपी जो शब्द है 3 एमएसपी ये कैसे आया। सबसे पहले बात करेंगे एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी होता क्या है? दरअसल एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये एक तरह का ऐसा दाम होता है जो सरकार द्वारा फसलों की सबसे पहले सरकार एक फसल की न्यूनतम मूल्य यानी जो मिनिमम जो प्राइस होता है उसको एक तय करती है। एमएसपी जब सरकार तय करती है उसके बाद बाजार में चाहे कितनी भी कीमत उस फसल की मिल रही हो, लेकिन सरकार अपनी तय मूल्य के अनुसार किसानों को उस फसल का उतना दाम देती है। आपको बता दें कि एमएसपी के हिसाब से फसल का दाम तय होता है। साथ ही साथ में किसान अपनी फसल की तय कीमत को जान पाते हैं और उसी दाम पर, उसी कीमत पर अपनी फसल बेच पाते हैं। अब बात करें कि एमएसपी को तय कौन करता है, तो एमएसपी के लिए देश में सरकार के पास एक आयोग है, एक कमीशन है जिसको बोला जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये तय करता है कि एमएसपी किस तरीके से किस फसल पर कितनी दी जाएगी। आपको बता दें समय समय पर रिसर्च होती है इस कमीशन के द्वारा, और ये आयोग देखता है कि लागत कितनी आ रही है किसान की एक फसल उगाने में, उसके बाकी पैमाने क्या है। इसी के बाद ये कमीशन जो है वो सरकार को सुझाव भेजता है कि इस फसल की इतनी एमएसपी तय होनी चाहिए। अब बात करेंगे आगे कि एमएसपी जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, क्या पैमाने हैं, किन तरीकों को अपनाया जाता है एमएसपी को लागू करने के लिए, कैसे सरकार एमएसपी के पर पैसा देती है। तो एमएसपी को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला फॉर्मूला A2, दूसरा फॉर्मूला A2 + FL, और तीसरा है C2। अब ये 3 जो पेज हैं थोड़े अजीबोगरीब हमारे लिए हो सकते हैं, तो आसान भाषा में समझते हैं। A2 यानी A2 में जो पैसा किसान अपनी जेब से लगा रहा है, यानी कि मान लीजिए शुरुआत जब फसल उगाने से पहले किसान ने अपने खाद खरीदा, बीज खरीदा, बिजली का, पानी का, मजदूरी है, तमाम तरीके जो इनपुट कॉस्ट एक तरह से जिसे हम कहते हैं, उसे कटाई तक का जो भी कॉस्ट हुआ उसे A2 के तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसी पर सरकार एमएसपी देती है। इसके बाद आता है A2 + FL। A2 हमने आपको बताया। अब FL होता है फैमिली लेबर। फैमिली लेबर यानी कि जब किसान कोई फसल उगाता है तो अकेले पूरे खेत के अंदर उसे फसल को उगाना, काटना अकेले नहीं हो पाता, तो या तो वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति की, किसी सदस्य की मदद लेता है, या फिर किसान किसी अन्य लोगों की मदद लेकर के उसे मजदूरी देता है और उसकी कटाई तक के लिए, उसे ही फैमिली लेबर कहते हैं। और बताया जाता है कि अगर मजदूरी दी जा रही है तो वो जेब से पैसा किसान की लग रहा है तो उसका भी उसे मूल्य मिलना चाहिए। तीसरा आता है C2। C2 में बुटाई से लेकर कटाई तक का जो भी खर्च होता है, साथ ही साथ में जो ज़मीन का किराया है, उसका ब्याज जो है, और इसके अलावा जो पूंजी किसान की लगी हुई है, जो मान लीजिए मशीन उसने खरीदी खेती उगाने के लिए, तमाम तरीके का जो पैसा है वो पूंजी के अंतर्गत आता है। और इसी के अलावा जो खेती का अन्य जो भी खर्च है वो इस C2 में गिना जाता है, और इसके भी इसी तरीके से एक तरीका ये भी है कैलकुलेट करने का एमएसपी को। आपको बता दें कि एमएसपी पर जो विचार चल रहा है कि कृषि का कानून के बाद में जो एमएसपी पर विचार चल रहा है कि एमएसपी पर एक कानून बना जाए, तो अभी तक इस देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर कोई भी कानून एमएसपी को लेकर नहीं है। एक पॉलिसी के तहत एमएसपी किसानों को दी जाती है। साथ ही साथ किसानों को अब इस वक्त ये डर है कि अगर जो सरकार है इस पर कानून नहीं बनेगा तो इस पॉलिसी को ख़त्म कर देगी और जो किसानों को एमएसपी मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। बाज़ार की डोर है वो प्राइवेट लोगों के पास चली जाएगी। इस वजह से एमएसपी पर कानून बनाने की लगातार मांग हो रही है। अब आपको बता दें कि आर्थिक संकट से, आर्थिक तौर तरीके से ये सरकार के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। अब बात कर लें कि एमएसपी में कौन कौन सी फसलें हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि 4 तरीके की फसलें इसमें गिनी जाती हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और बाकी फसलें शामिल हैं।
अनाज में धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जो इस तरीके की फसलें हैं। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर ये फसलें शामिल होती हैं। और तिलहन में मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, काला तिल, कुसुम इस तरीके की फसलें। और बाकी जो फसलें हैं उनमें गन्ना, कपास, जूट, नारियल आदि। हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त जो सरकार है जो किसानों को एमएसपी देती है वो किस तरीके से देती है। जो कैलकुलेट हमने बताया कि इन 3 तरीकों से होता है, तो उसमें A2+FL जो फैमिली लेबर वाला तरीका है उस तरीके से अभी किसानों को इस देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर एमएसपी दी जाती है। ये फॉर्मूला अपनाया जाता है। अब आपको बता दें जो किसानों की मांग है वो मांग है कि C2+FL वाला मुद्दा जो तरीका है उसे अपनाया जाए, यानी एक चौथा तरीका कैलकुलेशन का बुलाया जाए और उसी की बिहाफ पर एमएसपी मिले। यानी कि C2 हमने आपको बताया जो कैपिटल किसान की लग रही है उसका वो तरीका हो, साथ ही साथ में फैमिली लेबर जो है मजदूरी किसान अपनी जेब से दे रहा है वो भी उसको एमएसपी के जरिए मिले। अब आपको बता दें कि एमएसपी से कम बाजार पर खरीदी होने पर अपराध माना जाए, ऐसी किसानों की मांग है। और उन्होंने ये भी मांगा है कि एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे, साथ ही साथ अन्य कई फसलों को इसमें शामिल किया जाए और उन पर कानून बन सके। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन किसान चाहते हैं कि एक कानून बने तो उनको अलग से संतुष्टि मिल जाए। अब बात करें कि क्या अभी देश में कानून है। जिस तरीके से आपको पहले मैंने बताया कि अभी तक हमारे देश में, भारत में कोई भी इसी तरीके का कानून नहीं है एमएसपी को लेकर। ये एक पॉलिसी है, कानून के बाध्य सरकार नहीं है कि एमएसपी दी जाए या ना दी जाए। सरकार का मन हो तो दे और ना हो तो ना दे। इसीलिए जो किसानों को डर है कि सरकार एमएसपी ख़त्म कर देगी, इसलिए इसका कानून बनाया जाए। आपको बता दें कि जो हमने आपको बताया कि कमीशन एग्रीकल्चर फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP वो भी इसका बाध्य नहीं होता, वो भी खाली सुझाव देता है और कानून रूप से एमएसपी लागू करना भी उसके हाथ में नहीं होता। यानी कि ना तो सरकार खुद बाध्य है कि वो खरीदें और ना ही प्राइवेट ट्रेडर्स को, यानी कि जो लोग, निजी लोग जो बाजार में हैं उनको भी बाध्य नहीं कर सकती कि आप किसानों से फसल खरीदें। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त खाली एक फसल जो है उसे एमएसपी के अंदर थोड़ा सा माना जाता है। गन्ना ऐसी फसल है जो एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य है, जिसका एक अधिनियम है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उसके उचित दाम देना ज़रूरी होता है। अब आपको बता दें कि देश के अंदर कितने किसानों को इसका फ़ायदा मिलता है। तो 2012-13 में नेशनल सैंपल सर्वे हुआ, जिसके तहत ये रिपोर्ट आई कि लगभग 10% से कम लोगों को, मतलब यानी किसानों को एमएसपी मिलती है। वहीं इस जो अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट है उसकी माने तो लगभग भारत के अंदर 6% किसानों को ही एमएसपी मिलती है। अब आपको बता दें कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका विचार आया, कैसे एमएसपी ये शब्द हमारे सामने आया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 और 1945 के बीच में द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उस दौरान हमारे देश में, भारत के अंदर में खाद्य संकट पैदा हुआ, भुखमरी लगातार बढ़ने लगी। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने 1942 में फूड डिपार्टमेंट बनाया और आज़ादी के बाद फूड डिपार्टमेंट का नाम बदलकर फूड मिनिस्ट्री यानी खाद्य मंत्रालय कर दिया गया। और इसके बाद भी लगातार जब सरकार ने देखा कि किसी भी तरीके से भुखमरी जो है किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो तब 1960 में फूड मिनिस्ट्री के 2 डिपार्टमेंट, 2 विभागों में उसे बांटा गया। पहला बनाया गया डिपार्टमेंट फॉर फूड और दूसरा डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन तब भी हल नहीं निकला और साल 1962 में भारत का चीन से युद्ध हुआ, और जिसका नतीजा हमें याद है कि भारत को उस युद्ध में हार झेलनी पड़ी चीन के हाथों। इसके बाद भी लगातार ये मुद्दा बढ़ता चला गया और देश के अंदर सरकार आई लाल बहादुर शास्त्री की, और लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने इस मामले को सीरियस लिया और इसके बाद उन्होंने इसी दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। फिर उसी दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और 1965 में एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन बना, जिसका नाम बाद में बदलकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइजेस एंड कॉस्ट कर दिया गया साल 1985 में। आपको बता दें 1965 के अंदर में एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बना और उसी ने एमएसपी का सुझाव दिया और किसानों को सही कीमत मिले, इसी का निर्णय भी आयोग ने लिया और उसी को हम आज एमएसपी बोलते हैं। साल 1966-68 में सबसे पहले गेहूं और चावल की एमएसपी दी गई थी।
अब आपको बता दें कि किन देशों में क्या प्रावधान है। तमाम जो बड़े देश है क्या वहाँ पर एमएसपी मिलती है, वहाँ क्या किसानों के लिए किया जाता है। तो आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूनियन में सभी देशों के लिए कैप यानी कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी है। यहाँ किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इसका अर्थ होता है कि आर्थिक मदद की जाए छोटे किसानों को। और साल 2019 में यूनियन ने 130 बिलियन यूरो में से 57 बिलियन यूरो कैप यानी कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए दिए थे। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर 1930 में जब अमेरिका में भयानक ग्रेट डिप्रेशन का संकट आया, तब अमेरिका ने फार्म बिल को पेश किया और उसके तहत फसल को बीमा दिया जाता है उसका, और उसका जो कुल खर्च होता है उसका 70% यानी 70% सरकार देती है, और इसके अलावा बाकी इसका जो खर्च होता है वो किसान को देना होता है। वहीं बात करें अमेरिका में सब्सिडी की, तो साल 2020 में एक आंकड़े की माने तो अमेरिकी सरकार ने सब्सिडी के तौर पर लगभग 46 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। चाइना की बात करें, चाइना में भी किसानों के लिए कई योजनाएं हैं। साल 2006 में चाइना सरकार ने सभी जो टैक्स किसानों पर लगते थे उन्हें ख़त्म किया। इसके अलावा चीन में भी एमएसपी का प्रावधान है। आपको बता दें कि आप जिस तरीके से बात हो रही है लगातार कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाए और जो एमएसपी है उस रेट पर फसल खरीदी जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार के सामने संकट पैदा होगा। किसानों से फसल खरीदी जाएगी, जो भी सामान खरीदा जाएगा उसे कहाँ रखेगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए भी जब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार बनी, तमाम तरीके के जो ये प्रावधान शुरू हुए थे, तब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी और वही भंडारण का काम करता है फसलों को रखने का। और हमने लगातार देखा है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तमाम तरीके के गोदाम है, वहाँ गेहूं है वो सड़ता हुआ नज़र आता है, बाजरा सड़ता हुआ नज़र आता है। और अगर ऐसा हुआ कि एमएसपी पर कानून बनेगा और सरकार फसल खरीदना शुरू करेगी, तब सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए ये बड़ा संकट पैदा हो सकता है।